गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत रमेश चंद्र दत्त के आर्थिक विचारों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। रमेश चंद्र दत्त भारतीय आर्थिक इतिहास के लेखक समीक्षक ने भारत की आर्थिक स्थिति को अत्यंत निकटता से देखा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के कारण उन्होंने उसे अच्छी तरह समझा। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी मौलिक देन थी। आर.सी. दत्त के विभिन्न आर्थिक विषयों पर जो विचार रखे गए, उनमें हम सबसे पहले देखते हैं निर्धनता। दत्त ने बताया कि भारत जो है वो दुनिया का निर्धनतम राष्ट्र है। उन्होंने विभिन्न प्रतिवेदन और स्वयं द्वारा देखी गई तथा विश्लेषित की गई स्थिति के आधार पर भारत की जो स्थिति थी, भारत की जो दरिद्रता थी, उसका दर्दनाक चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि $2 प्रति व्यक्ति आय में से भी 45.8 पैनी कर देना पड़ता है। अर्थात अब आप स्वयं बताइए कि स्वयं सोचिए कि ये जो खर्च योग्य आय है, उसका अनुमान हम स्वतः लगा सकते हैं कि कितना एक व्यक्ति को उसके उपभोग हेतु प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि बम्बई प्रांत में अधिकांश जनता को अपर्याप्त भोजन ही मिल पाता है और जो भारतीय हैं वो भूख और दरिद्रता के आदी हो चुके हैं। उन्होंने इसको दूर करने के लिए भी उपाय बताए। उसमें 2 उपाय बताए, एक तो था कटौती, दूसरा था प्रतिनिधित्व। कटौती से उनका आशय था वित्तीय कटौती या वित्तीय कटौतियों से था उनका आशय। ये जो कटौतियाँ थी, एक और तो कर में कटौती हो और दूसरी ओर जो व्यय है वो अनुत्पादक व्यय में कटौती करनी चाहिए। जैसे भूमि पर लगान में कटौती, भूमि पर उपकर में कटौती, सैनिक व्यय में कटौती, उत्पादन शुल्क में कटौती, घरेलू प्रशासनिक व्यय में कटौती और भारत में यूरोपीय व्यक्तियों के रोजगार में कमी करें। इस प्रकार उन्होंने इन सब कटौतियों के माध्यम से देश में भारतीयों की जो दरिद्रता का जो स्तर था उसको कम करने के सुझाव बताए। दूसरा था प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व से उनका आशय था कि भारतीय को प्रशासन एवं सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इससे जो ब्रिटिश हैं वो भारतीय समस्या को समझने और हल करने में सफल हो पाएंगे। दूसरा था भारत में अकाल। दत्त ने बताया कि अकाल भारत की स्थायी गरीबी का परिणाम है। अकाल यहाँ बार बार आते हैं। 19वीं सदी के अंत में यहाँ बार बार अकाल आए थे। ये जो भीषण अकाल थे अत्यधिक जनहानि के कारण भी बने। रमेश चंद्र दत्त ने कहा कि भारत के अकाल न तो माल्थस के जनसंख्या नियम का परिणाम है और न ही भारतीयों के आलसी होने का परिणाम है। वास्तव में यह तो परिणाम है भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति का। जिस देश में कृषि के ऊपर भारी कर हो, जिसके उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए हों, जिसकी देश की आय का लगभग 1/3 पार्ट बाहर चला जाए, वो देश तो निश्चित रूप से स्थायी दरिद्रता और अकाल से ग्रसित ही हो जाएगा, ऐसा अकाल से ग्रसित ही रहेगा। दूसरा है आर्थिक निकासी। उन्होंने जो हमने 2 ऊपर कारण पढ़े, निर्धनता और अकाल,
उन्होंने कहा कि भारत की भीषण निर्धनता और बार बार पड़ने वाले अकालों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सीमा तक भारत से आर्थिक निकासी को उन्होंने उत्तरदायी माना। उन्होंने कहा कि दुनिया का समृद्धतम देश अर्थात इंग्लैंड या ब्रिटेन नीचतापूर्ण तरीके से वसूली कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के साधनों की सीमा से बढ़कर इतनी बड़ी आर्थिक निकासी दुनिया के किसी भी समृद्धशाली देश को गरीब बना सकते, अर्थात हमारे देश से इतनी बड़ी मात्रा में जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा था। निकासी का सबसे प्रमुख स्रोत उन्होंने बताया कि जो सार्वजनिक आय है उसका मुख्य भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता है और लगान से प्राप्त होने वाली आय जो है वो भीषण अकाल की स्थिति में भी उन्होंने कम नहीं करी, अर्थात कम नहीं हुई। और ये लगान से प्राप्त आय गृह प्रभार पर होने वाले व्यय के बराबर है, जो कि निकासी का सबसे बड़ा स्पष्ट स्रोत है। दत्त ने सैन्य व्यय, सार्वजनिक ऋण, गृह प्रभार, विदेशी व्यापार, पौंड रुपया विनिमय दर, ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रोजगार, भूमि पर कर, इन सब को उन्होंने निकासी का स्रोत माना। उन्होंने भारत से निकासी की मात्रा 2 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष बताई, जबकि ये जो गणना नेरोजी ने जो की थी, नेरोजी ने 320 करोड़ 3.20 करोड़ बताई, जबकि आर.सी. दत्त अर्थात ये जो गणना इन्होंने की वो नेरोजी की अपेक्षा काफ़ी कम है। फिर है कृषि संबंधी विचार। दत्त ने बताया कि भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत लगान है। लगान का सार्वजनिक आय में अंश लगभग 1/3 है, लेकिन जो ब्रिटिश काल में यह निकासी का प्रमुख स्रोत रही। ब्रिटिश काल में भू लगान की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, एक तो था जमींदारी और दूसरा था रैयतवाड़ी। और जो रैयतवाड़ी थी वो भी 2 प्रकार की थी, एक थी स्थायी बंदोबस्त और दूसरी अस्थायी बंदोबस्त। इन दोनों प्रथाओं ने कृषि की स्थिति को खराब किया। एक अधिकारी के रूप में जमींदारी प्रथा पर अपने विचार के कारण वो सदैव जमींदारों के कोपभाजन का शिकारी रहे और इसके साथ ही उन्होंने रैयतवाड़ी की अस्थायी बंदोबस्त स्वरूप को बदलने की भी मांग की। वस्तुतः जो दत्त भारतीय कृषक की दुर्दशा और देश में बार बार आने वाले भीषण अकाल से बहुत चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने लगान वसूलने की प्रक्रिया को भारतीय किसान के पक्ष में सुधारने पर उन्होंने जोर दिया। फिर है उद्योग। भारत में लघु कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे। वास्तव में जो भारत में जो आर्थिक शोषण की जो शुरुआत हुई वो औद्योगिक शोषण से ही हुई और ये शोषण इतना व्यापक था कि लघु कुटीर उद्योगी जो है वो नष्ट प्राय हो गए। ब्रिटिश नीति के दोहरे पहलू थे, एक तो था कि वो भारत में ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन और दूसरा था कि जो ब्रिटिश तैयार माल है उसका भारत में उपभोग। तो भारतीय वस्तुओं के ब्रिटेन में आयात को अब इसमें भी ये स्थिति थी कि जो भारतीय वस्तुएं हैं यदि वो ब्रिटेन में यदि भेजी जाती है तो उस पर भारी शुल्क लगाकर उसको हतोत्साहित कर रहे थे और दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात अर्थात भारत में ब्रिटेन से जो आने वाली वस्तुएं थी उन पर नाम मात्र का शुल्क लगाकर उसको प्रोत्साहित किया जा रहा था, अर्थात दोनों तरीके से भारत के जो उद्योग धंधे थे उनको नष्ट प्राय किया जा रहा था। फिर है सार्वजनिक वित्त। दत्त ने सार्वजनिक वित्त के जो 3 पक्ष हैं, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, इन सब पर अपने विचार
प्रकट किए या इन पर प्रकाश डाला। उसमें पहला है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत करारोपण था। भारत में प्रति व्यक्ति वसूल किया जाने वाला कर बहुत अधिक था और भारत में जो कर की मात्रा थी वो ब्रिटेन से 40% अधिक थी। भारत में सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगान रहा है और यह भारत की कुल आय का लगभग 1/4 से भी अधिक भाग। दत्त के अनुसार भारत में पड़ने वाले जो भीषण अकाल और जो कृषकों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि यह कर भार बहुत अधिक है। इसके साथ साथ नमक जैसी वस्तु पर भी कर है और जो कर की दरें हैं वो भी बहुत ऊंची। फिर है सार्वजनिक व्यय। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक व्यय की संरचना जो है वो ब्रिटिश हितों की पूरक है, अर्थात वो ब्रिटिश जो व्यवस्था है उसी को लाभ पहुंचाने वाली थी। रेलवे और सिंचाई पर होने वाले व्यय को यदि निकाल भी दे तो जो अधिकांश व्यय है वो नागरिक और सैन्य प्रशासन पर किया जाता है। गृह प्रभार के अंतर्गत होम चार्जेस के अंतर्गत भी अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण और रेलवे पर ब्याज और सैन्य प्रभार का था, अर्थात जो व्यय किया जाता था उसका अधिकांश भाग ब्रिटिश हितों की पूर्ति करता था। फिर है सार्वजनिक ऋण। ब्रिटिश हितों की परिपूर्ति के कारण भारत प्रारंभ से ही सार्वजनिक ऋण से ग्रस्त रहा है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में सार्वजनिक ऋण कम हो रहे हैं तो फिर भारत में क्यों बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक 18 वर्षों में जो सार्वजनिक ऋण था वो दुगना होकर 1877 में 140 मिलियन पाउंड हो गया और 1900 तक ये तेजी से बढ़कर 224 मिलियन पाउंड हो गया, अर्थात ऋण की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही थी और इस ऋण पर भी भारी मात्रा में ब्याज चुकाना होता। फिर है रेलवे एवं सिंचाई। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने रेलवे के विस्तार के द्वारा भारत में विस्तृत बाजार क्षेत्र की संकल्पना की, अर्थात उन्होंने रेलवे का विस्तार इसलिए किया कि हमारे यहाँ से कच्चा माल वहाँ ब्रिटेन जा सके और ब्रिटेन से निर्मित माल हमारे यहाँ आ सके। ब्रिटिश व्यापारियों ने रेलवे के और विस्तार के माध्यम से नई व्यापारिक सुविधाओं की मांग की और किसी ने भी सिंचाई की परवाह नहीं की। दत्त ने बताया कि अब तक का व्यय इस बात का साक्षी है कि रेलवे की तुलना में सिंचाई पर किया गया व्यय बहुत कम है, जबकि भारत में कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए सिंचाई व्यवस्था पर व्यय किया जाना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि मार्च 1902 तक रेलवे पर 226 मिलियन पाउंड जबकि सिंचाई पर मात्र 24 मिलियन पाउंड व्यय किया गया। हम तुलना कर सकते हैं कहाँ 226 और कहाँ 24। रेलवे के लगातार घाटे में होने के बावजूद भी हम रेलवे कंपनियों को ब्याज के अलावा 4-5% उनको लाभांश गारंटी के रूप में प्रदान करते हैं। तब भी सरकार रेलवे के विस्तार पर बल देती है, न कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पे। अर्थात देश में अकालों में कमी आती है, नहीं आती है, फिर भी सरकार सिंचाई विकास पर ध्यान नहीं देती। फिर है कीमत व मजदूरी। ब्रिटिश काल में भारत में जो मजदूरी का स्तर था वो काफ़ी नीचा था। जो भारत में जो कृषि श्रमिक थे उनकी औसत मजदूरी लगभग 5-6 रुपये प्रति माह थी। कृषि क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक थी वो 1 पाउंड से भी कम बैठती, जो कि हमारी निर्धनता के न्यूनतम स्तर से भी कम थी। जबकि
यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जो भारत की लगभग 75-80% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है और वो आय के निम्न स्तर के कारण घोर निर्धनता की शिकार थी। गेहूं, चावल आदि की कीमतें मजदूरी की तुलना में बहुत अधिक, और जो अधिकांश जनता थी, ग्रामीण जनता, वो मोटे अनाज अर्थात जैसे ज्वार, बाजरा, इन सब खाद्य पदार्थों पर आश्रित थी। उनके इन सब आर्थिक विचारों से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रमेश चंद्र दत्त ने एक प्रशासक के रूप में भारत की तात्कालिक जो दयनीय आर्थिक स्थिति को उन्होंने बहुत निकट से देखा, उसको समझा और उसकी समीक्षा भी की। उनका भारत में बार बार जो पड़ने वाले भीषण अकाल थे, उसकी विभीषिका, उस आर्थिक दुर्दशा और गौर निर्धनता का जो उन्होंने मर्मस्पर्शी चित्रण किया, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा लिखित आर्थिक इतिहास हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। धन्यवाद।